नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हनीमून का जोड़ा। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिया मात्र 24-25 वर्ष की एक सुंदर और सुघड़ लड़की, जिसका कुंदन सा निखरा रूप एवं रंग ऐसा जैसे चांद ने स्वयं चांदनी बिखेरी हो उस पर। काले घुंघराले बाल मानो घटाएं गहराई हों और बरसने को तत्पर हों, किंतु उस धमाके ने उसे ऐसा बना दिया जैसे कोई एक रंग बिरंगी तितली अपनी उड़ान भरना भूल गई हो, मंडराना छोड़ दिया हो उसने। मुझे याद है जब हम पहली बार पेरिस में मिले थे, उसने होटल में चेक इन किया था। छोटी सी लाल रंग की टाइट स्कर्ट, काली जैकेट और ऊंचे बूट पहने बालों को बार बार सहेज रही थी। मेरे पति भी होटल काउंटर पर जरूरी औपचारिकता पूरी कर रहे थे। हम दोनों को ही अपने अपने कमरे के नंबर व चाबियां मिल गई थीं। दोनों के कमरे पास पास थे। दूसरे देश में दो भारतीय, वह भी पास पास के कमरों में। दोस्ती तो होनी ही थी। मैं अपने पति व दो बच्चों के साथ थी और वह आई थी हनीमून पर अपने पति के साथ। मैंने कहा, हाय, मैं नीतू। उसने भी हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, आई एम रिया। आपकी बेटी बहुत स्वीट है। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कोई दो पंखुड़ियों के बीच मोतियों की माला परोई हो। रात के खाने के समय बातचीत में मालूम हुआ कि उन्होंने भी वही टूर बुक किया था जो हमने किया था। अगले ही दिन मैं अपने परिवार के साथ और वह अपने पति के साथ निकल पड़ी एफिल टावर देखने, जो कि पेरिस का मुख्य आकर्षण एवं 7 अजूबों में से एक है। वहां पहुंचकर वह 2 बूट पहने हुए भी खटखट करती सीढ़ियां चढ़ गई, मगर मैं बस 2 फ्लोर चढ़कर ही थक गई और फिर वहीं से लगी पेरिस के नज़ारे देखने और फोटो खिंचवाने। वह और ऊपर तक गई और फिर थोड़ी ही देर में अपने पति के कंधों पर अपने शरीर का बोझ डालकर वह उसकी कमर पकड़े चलती हुई लौट आई। हमारे पास आकर जब उसने कहा कि क्या आप हमारे फोटो खींचेंगी, तो मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह अलग अलग पोज में फ़ोटो खिंचवा रही थी और जब मन होता अपने डायमंड से सजे फ़ोन से सेल्फी भी ले लेती। इसके बाद हम चले पैलेस ऑफ वर्साइल्स के लिए, जो कि अब म्यूजियम में तब्दील हो गया है। वहाँ के लिए स्पेशल ट्रेन चलती है। उसकी कुर्सियाँ मखमल के कपड़े से ढकी थीं और ट्रेन में पैलेस के चित्र बने थे। वे दोनों पास पास बैठे एक दूसरे से प्यार भरी छेड़छाड़ कर रहे थे। न चाहते हुए भी मेरा ध्यान उन पर चला ही जाता। आरामदेह और एसी वाली ट्रेन से हम पैलेस ऑफ वर्साइल पहुँचे। इतना बड़ा पैलेस और उसका बगीचा देखते ही बनता था। बगीचे में लगे फुहारे उसकी शान को दोगुना कर रहे थे। उस पैलेस की मशहूर चीज़ है मोनालिसा की पेंटिंग, जिसे देखने भीड़ उमड़ी थी। वह उस भीड़ को चीरते हुए आगे जाकर पेंटिंग के फोटो ले आई और वैभव को इतनी खुशी से दिखा रही थी जैसे उसने कोई किला जीत लिया हो। पैलेस में यूरोपियन सभ्यता को दर्शाते सफ़ेद पुतले भी हैं, जिनमें पुरुष व स्त्रियां वैसे ही नग्न दिखाई गई हैं।
जैसे कि हमारे अजंता एलोरा की गुफाओं में। कोई भी पुरुष उन्हें देख अपना नियंत्रण खो ही देगा। वही वैभव के साथ हुआ और उसने रिया के गालों को और होठों को चूम ही लिया। वैसे भी यूरोप में सार्वजनिक जगहों पर लिप किस तो आम बात है। पति के किस करने पर रिया इस तरह इधर उधर देखने लगी कि उन्हें ऐसा करते किसी ने देखा तो नहीं। फिर हम साइंस म्यूजियम, गार्डन आदि सभी जगह घूम आए। अब था वक्त शॉपिंग का। मैं तो हर चीज़ के दाम को यूरो से रुपए में बदल कर देखती। हर चीज़ बहुत महंगी लग रही थी और रिया, वह तो इस तरह शॉपिंग कर रही थी जैसे कल तो आने वाला ही ना हो। हर पल को तितली की तरह मस्त होकर जी रही थी वह। बस एक ही दिन और बचा था उसका व हमारा वहाँ पर। अतः शाम को मेट्रो स्टेशन, जो कि अंडरग्राउंड होते हैं और उनमें दुकानें भी होती हैं, उनमें भी वह शॉपिंग करने लगी। फिर वापसी में जैसे ही हम ट्रेन पकड़ने को दौड़े तो वह पीछे रह गई। हम सबके ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और वह रवाना हो गई। मैं चलती ट्रेन से उसे देख रही थी। एक बार को तो लगा कि अब क्या होगा, लेकिन अगले ही स्टेशन पर हम उतरे और उसका पति उल्टी दिशा में जाती ट्रेन में चढ़कर उसे 5 ही मिनट में ले आया। मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा, तो वह कहने लगी कि बिल्कुल नहीं। उसे मालूम था कि वैभव उसे लेने जरूर आएगा। मैं सोच रही थी कि कितने कम समय में वह अपने पति को पूरी तरह पहचान गई है। होटल में रात के खाने के समय वह हमारे पास आकर कहने लगी कि भारत जाकर न जाने हम मिलें न मिलें, इसलिए चलिए आज साथ ही खाना खाते हैं। मेरी 7 वर्षीय बेटी उससे बहुत हिल मिल गई थी। अगले दिन सुबह हम वक्त से पहले तैयार हो गए। नाश्ता कर अपने पेरिस के अंतिम दिन का लुत्फ़ उठाने होटल से सड़क पर आ गए। अपने टूर की बस की राह देखते हुए चहलकदमी कर ही रहे थे कि तभी एक जोर के धमाके की आवाज़ आई और फिर न जाने कहाँ से कुछ लोग आकर धाएं धाएं गोलियां बरसाने लगे, जिसे जहाँ जगह मिली छिप गया। मेरे पति बेटी को गोद में उठाकर भाग रहे थे और मेरा बेटा मेरे साथ भाग रहा था। मैं एक कार के पीछे छिप गई थी। तभी रिया का भागते हुए पैर मुड़ गया। उसका पति उसे गोद में लेकर भागा, किंतु इसी बीच एक गोली उसके पैर में व एक पीठ में लग गई। अगले ही पल रिया चीख चीख कर पुकार रही थी कि वैभव उठो, वैभव भागो। पर शायद वैभव इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। बाद में मालूम हुआ वह एक आतंकी हमला था। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। बंदूकधारी वहां से भाग चुके थे। मैं यह सब कार के पीछे छिपी देख रही थी। पुलिस वाले वैभव को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मैं रिया को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। शाम को जिस विमान से हनीमून का जोड़ा लौटने वाला था, उस तक सिर्फ रिया जीवित पहुंची और वैभव की लाश। हम भारत अपने शहर मुंबई पहुंचे। फिर अगले ही दिन दिल्ली रिया के घर पहुंचे। उसके घर मातम पसरा था। रिया तो पत्थर की हो चुकी थी, न हंसती थी न बोलती थी। हाँ, मुझे देखकर मुझसे लिपटकर
रो पड़ी। मैं उससे कह रही थी, रो मत रिया, सब ठीक हो जाएगा, किंतु मैं स्वयं अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। वह धमाका जो हमने एक साथ सुना था, शायद हम उसे हादसा समझ भूल जाएं, लेकिन रिया की तो उसने दुनिया ही उजाड़ दी थी। तब से वह पत्थर की मूर्ति बन गई है। ऐसा लगता है जैसे वह अपनी सारी सुध बुध भूल गई हो। मैं अब भी सोचती रहती हूँ कि काश भगवान की बनाई इस दुनिया में सिर्फ प्यार होता, हर इंसान में इंसानियत होती, तो कोई आतंकवादी न होता और वह धमाका न हुआ होता जिसके कारण वह हनीमून का जोड़ा बिछड़ गया। काश वह जोड़ा बिछड़ा न होता। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।